हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है केशवानंद ऑनलाइन ऐप पर, जिसमें आज से अपन शुरुआत करते हैं। वो करते हैं एनसीईआरटी सिलेबस, बिल्कुल न्यू सिलेबस एनसीईआरटी है, ठीक है। जिसमें अपन फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 लेसन आएंगे, ठीक है। पहले आरबीएससी में 4 लेसन हुआ करते थे, अब 2 को कंबाइन करके पहला फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके फर्स्ट लेसन बनाया है, और थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करके एक आपका सेकंड लेसन बनाया है। तो जिसमें आप यूनिट तो वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और जिसका लेसन फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका मतलब विद्युत आवेश, देखो विद्युत आवेश बोले या वैद्युत आवेश बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है। विद्युत आवेश या विद्युत क्षेत्र या क्षेत्र लिख दिया, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया यानी स्थिर वैद्युतिकी हो गई, धारा वैद्युतिकी हो गई, परमाणुीय हो गया, नाभिकीय हो गया, चुंबकीय हो गया, ये सब ब्रांचें होती हैं। फिर फिजिक्स की क्या होती है? ब्रांच यानी शाखाएं होती हैं। तो फर्स्ट इसमें शाखा है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। तो देखिए इंग्लिश वर्ड से अपन समझेंगे। तो देखिए इंग्लिश वर्ड आपका क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो वर्ड है आपका इलेक्ट्रो, कौन सा वर्ड है? इलेक्ट्रो, और दूसरा वर्ड है आपका स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब मैं समझा रहा हूं यहाँ बेसिक लेके, इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक यानी चार्ज पार्टिकल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, लेकिन इसमें किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रो वर्ड किसको लेकर चल रहा है आपका? हिंदी वर्ड ले तो आवेश को लेकर चल रहा है, यानी चार्ज को। किसको? चार्ज को। और स्टैटिक्स का मतलब होता है आपका रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब होता है आपका जो स्थिर है। क्या है? स्थिर है। स्थिर का मतलब है आपका जो गतिशील नहीं है, यानी जो गति नहीं कर रहा, यानी नॉट मूविंग है। क्या है आपका? नॉट मूविंग है, तो यानी स्थिर है। तो कौन स्थिर है? आवेश स्थिर है, और वो ब्रांच क्या है आपकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी। देखो चाहे वैद्युत वर्ड आए चाहे चुंबकीय वर्ड आए, हमेशा बात किसकी होगी? आवेश की होगी। किसकी होगी? आवेश की। आवेश में आपको बताऊंगा क्या होता है, अब यह समझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या होता है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल, यानी आवेशित कण, यानी आवेश की बात होगी। और स्टैटिक्स का मतलब होता है आपका स्थिर, यानी रेस्ट, जो रुका हुआ है, एक जगह रखा हुआ है, गतिशील नहीं है। तो यानी कोई भी स्थिर आवेश जो घटनाएं शो करता है कि उसके कारण कौन सा बल लगेगा, कौन सा वो क्षेत्र जनरेट करेगा, क्या वो आकर्षण करेगा या वो प्रतिकर्षण करेगा, तो इन सब की कौन सा यानी विभव आएगा, विभवांतर आएगा, वोल्टेज आएगा, इन सब की स्टडी, इन सब का अध्ययन, रुके हुए चार्ज का अध्ययन, जो फिनोमिना शो करता है, उन सब की स्टडी, उन सब का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा? वो है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर इतना? यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश जो फिनोमिना शो करता है, फिनोमिना का मतलब जो घटनाएं शो करता है कि वो कौन सा बल लग रहा है उस पर, कौन सा वो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इन सब की स्टडी, यानी रुका हुआ चार्ज, जैसे चार्ज को यानी आवेश को, मान लीजिए चार्ज है आपका, ये रुका हुआ है, तो इसके पास अगर दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वो क्या करेगा? या तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, या इसका कारण क्यों करेगा, कौन कौन से फिनोमिना होंगी, घटनाएं शो करेगा। तो इस सब की स्टडी, इस रुके हुए चार्ज की स्टडी, इसका अध्ययन फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वो कहलाती है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। हो गया इतना? मेन बात किसकी होगी? वैद्युताय या चुंबकीय बात किसकी होगी? हमेशा आवेश की बात होगी।
वैसे मैं बता दूं एनसीईआरटी ने दिया हुआ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड था वो मिलकर बना इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड प्रोड्यूस हुआ यानी उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रॉन से। किससे उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन को पहले जब रिलेटेड किया करते थे वो एक मैटर था, एक पदार्थ था जिसका नाम था एम्बर। एम्बर, एम्बर में ये बताया कि जब इसको ऊन से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने की वजह से वो वस्तु, वो यानी जो पदार्थ है वो क्या हो जाता है कि आवेशित हो जाता है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ इसको। मेन बात करते हैं, ये तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात। अब बात करते हैं अपन चार्ज की यानी आवेश की। आवेश यानी चार्ज क्या होता है? देखो चार्ज, आवेश लिखो या मैं बात करूं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश बोले या विद्युत आवेश बोले, ये क्या होता है? विद्युत आवेश या आवेश किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की वह आंतरिक प्रॉपर्टी होती है, वह गुण होता है जिसके कारण, जैसे मान ये चार्ज रखा और इसके पास ये कोई भी पदार्थ है, अगर इसके पास दूसरा पदार्थ लाएंगे तो बताओ ये अन्योन क्रिया करेगा नहीं करेगा? यानी ये अपना जो भी इसकी प्रॉपर्टी आंतरिक वो शो करेगा। तो यानी ये किसी भी चार्ज क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वो अन्य पदार्थ की उपस्थिति में बल का क्या करता है? अनुभव करता है। बल का क्या करता है? अनुभव करता है। वह गुण क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है। और इतना मैंने आपको 11th में बताया था कि आवेश के कारण क्या क्या उत्पन्न होते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये हो क्यों रहा है? ये उसका गुण है। क्या है? गुण है। तो यानी दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी? पहली तो क्लियर है, किसी भी आवेश, किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ की उपस्थिति में किसका अनुभव करता है? बल का अनुभव करता है। तो वो गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, या तो वो आकर्षण गुण रखेगा या क्या रखेगा? प्रतिकर्षण रखेगा। चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, ये सब है तो वैद्युत बल ही। ठीक है, तो यानी वो बल का क्या करता है? अनुभव करता है। तो ये गुण है, किसी भी पदार्थ का क्या है? गुण है। अब समझे दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी? आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र बोले, जब विद्युत क्षेत्र की बात होगी तो वैद्युत बल की भी बात होगी। तो यानी क्या अनुभव करता है? वैद्युत बल भी क्या करता है? अनुभव करता है। या क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या क्या कह सकते हैं अपन? चुंबकीय बल का अनुभव करता है। किस बल का अनुभव करता है? चुंबकीय बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, या देखिए दो डेफिनेशन क्लियर, यानी किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है, या वैद्युत बल या चुंबकीय बल का क्या करता है? अनुभव करता है। क्या कहलाता है? आवेश या वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन और समझे, किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, और ये आंतरिक गुण क्या होगा भाई? जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मेनली 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 कण होते हैं आपके। एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो यानी प्रोटॉन की बात करें, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन होता है, और तीसरा क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन होता है। इतना आप जानते हैं। ये क्या है आपका? धनावेशित। ये क्या होता है आपका? ऋणावेशित यानी नेगेटिव। और ये क्या होता है आपका? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो भाई चार्ज आवेश किस में? देखो ऋण आवेशित, तो इसमें आवेश की बात हो रही है। इसमें क्या हो रही है आपकी? धनावेशित, तो इसमें आवेश की बात हो रही है। तो किसी भी पदार्थ की या आंतरिक प्रॉपर्टी किनके कारण प्रोड्यूस हो रही है? या तो उसमें प्रोटॉन के कारण, या उसमें किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है
और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा कम है तो बताओ पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज क्या है आपका, कम है। तो बताओ वस्तु धनावेशित होगी या ऋणावेशित, धनावेशित होगी। यानी इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो गया नहीं होगा, तो वो वस्तु क्या है आपकी, धनावेशित है। क्या है, धनावेशित। अगर मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, किससे, प्रोटॉनों से, तो वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो इसका मतलब आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यानी आवेश किसी भी पदार्थ के जो मूल कण होते हैं उनका एक नेज गुण होता है, या तो प्रोटॉन का होगा या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। प्रोटॉन होगा तो धनावेशित, इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ऋणावेशित। ये आवेश का गुण है। ठीक है, तो यानी यहाँ से आवेश कितने टाइप का निकल के आया, 2 टाइप का। एक होता है आपका धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है आपका ऋणावेशित, ऋणावेशित यानी नेगेटिव चार्ज। ये धनावेश और ऋणावेश आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ये बताया आपको वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन किसने बताया, फ्रैंकलिन ने बताया। ये एनसीईआरटी ने नेम दिया है कि आवेश 2 टाइप के होते हैं। एक होता है धनावेशित, दूसरा क्या होता है, ऋणावेशित। किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। डिफाइन कैसे किया कि न्यूट्रॉन आपको पता है उदासीन होता है, यानी कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ उदासीन होने का मतलब क्या है कि अगर मान ली इस वस्तु में जैसे 4 प्रोटॉन है और इसमें 4 ही क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो जितना धनावेश है उतना ही क्या है इसमें, ऋणावेश। तो दोनों आवेश जुड़ के कितना हो जाएगा, 0। यानी ये वस्तु क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उदासीन। अगर मैं दूसरी बात करता हूं, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिलाइजेशन होता है यानी त्याग करती है वस्तु, पहले उदासीन थी, अब इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या लेके जाता है, ऋणावेश। तो इसमें क्या छोड़ के जाएगा, धनावेश। तो बताओ ये वस्तु धनावेशित होगी या ऋणावेशित, धनावेशित होगी। ठीक है, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित। अगर मान लीजिए कोई भी मैटर, कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऋणावेश आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। अगर इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो वो वस्तु क्या है आपकी, उदासीन है। क्या है, उदासीन। इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋणावेश की कमी होती है, तो उस पर क्या बढ़ेगा, धनावेश। तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित वस्तु हो जाएगी। अगर कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। क्लियर इतना, ये है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब समझ में आया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश जो फिनोमिना शो करता है, जैसे फोर्स बल लगता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इन सब की स्टडी किसके अंतर्गत होगी, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत होगी। आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वह अन्य पदार्थ की उपस्थिति में क्या करता है, बल का अनुभव करता है। यानी या तो आकर्षण प्रवृत्ति रखता है या प्रतिकर्षण रखता है, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक निज गुण होता है, यानी या तो धनावेश रखेगा या क्या रखेगा, ऋणावेश रखेगा। या वैद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आया है, क्षेत्र क्या है, एक बल ही तो है, विद्युत बल, और या चुंबकीय बल का क्या करे, अनुभव करे। तो यानी आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको भी बताएंगे कि ये एक बाउंड्री होती है, एक क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, जिसके अंतर्गत कोई आवेश आएगा तो वो किसका अनुभव करेगा? बल का अनुभव करेगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज के पास अगर दूसरा मान लीजिए इसके चारों तरफ यहाँ तक इसकी सीमा है, कितने तक या तो आकर्षण कर सकता है या क्या कर सकता है? प्रतिकर्षण कर सकता है। अगर दूसरा इसके अंतर्गत आ रहा है तो ये क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तभी तो क्या करेगा? ये आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसकी बात आगे करेंगे। आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक निज गुण होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपका ऋणावेशित होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है? आपका उदासीन होता है। तो ध्यान रखना, अगर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है तो वस्तु धनावेशित, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो वस्तु ऋणावेशित। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर है तो क्या हो गई? वो वस्तु उदासीन हो गई। ठीक है। तो यानी आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि एक धनावेशित होगा, दूसरा क्या होगा? ऋणावेशित होगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है तो वो वस्तु क्या होगी? उदासीन होगी। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो ऋणावेश बाहर जा रहा है, क्या छोड़ के जाएगा? धनावेश, तो वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। ये हुई इसकी बेसिक बात। ठीक है। इसके बाद समझिए कि बेसिक तीनों कणों के बारे में आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, वैसे आप जानते, फिर भी मैं रिवीजन के तौर पर आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक पार्टिकल्स आप बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। नेगेटिव चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। आवेश का यूनिट क्या होता है भाई? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, जिसको C से डिनोट करते हैं। आवेश को Q से, या तो कैपिटल Q से या स्मॉल q से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन के, इसकी प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और ये होता है +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के मास की, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। ये तो हो गई आवेश की बात। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। न्यूट्रॉन पर कितना होता है? 0। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। ये याद रखने सब आपको, बेसिक यही है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है। ठीक है। तो इसका होता है 1.672 × 10⁻27 kg, ये होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन के मास की बात की जाए तो 1.674 × 10⁻27 kg, लगभग इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गए आपके बेसिक पार्टिकल्स। एक तीसरा पार्टिकल्स मैं और बताता हूँ आपको, वो है आपका अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण। अल्फा कण, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, ये सब रेडिएशन से निकलते हैं। रेडिएशन का मतलब होता है जब नाभिकीय विखंडन होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? जिनके नाभिक, आपके कोई भी परमाणु जिनके नाभिक भारी होते हैं तो वो अस्तित्व प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। तो जब विखंडन होता है, जो नाम आपको 11th में मैंने बताया, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, तो विखंडन के दौरान अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। तो उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स होता है वो एक आवेशित कण होता है। क्या होता है आपका? आवेशित कण होता है। आवेशित कण जो होता है ये आवेशित कण, अब इस पर आवेशित है तो आवेश होगा, और आवेश ध्यान रखना, इस पर पॉजिटिव आवेश होता है। क्या होता है भाई? पॉजिटिव आवेश होता है, और पॉजिटिव आवेश +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।
या 2 प्रोटॉन के बराबर बोले, भाई प्लस लगा दिया तो प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि 1.6 × 10⁻19 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो ये एक धनावेशित कण है अल्फा कण। अगर इसके द्रव्यमान की बात की जाएगी, अगर इसके द्रव्यमान की बात होगी तो द्रव्यमान इसका प्रोटॉन का 4 गुणा होता है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के कितने गुणा होता है 4 गुणा होता है। तो यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता है ये रहा, इसको कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 6.692 × 10⁻27 kg। तो ये अल्फा पार्टिकल्स की बात हो गई आपकी, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होगा सेम, न्यूट्रॉन पर कितना होगा 0, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन का कितना होगा 1.672 × 10⁻27 kg। ये दोनों का सेम होता ही है लगभग। एक अन्य पार्टिकल्स क्या बताया अल्फा पार्टिकल्स, जो क्या होता है आपका आवेशित कण होता है। क्या होता है आवेशित कण होता है, नाभ के विखंडन की ड्यूरेशन निकलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव किसके बराबर होगा +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब यही चार्ज हो गया प्लस में, और इसका द्रव्यमान कितने गुणा होगा प्रोटॉन का 4 गुणा होगा। कितने गुणा होगा द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुणा, जो ये मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, जो आपका चार्ज होता है, मैंने फर्स्ट में कहा था आपका कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है उत्पन्न करता है, वो कौन सा चार्ज होगा कि कब तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और कब क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो मैंने लिखा भी रखा है आपको 11th में ही। तो देखिए अगर कोई भी स्थिर आवेश है, क्या है आपका स्थिर आवेश, आवेश है स्थिर आवेश होगा, यानी जो स्टेबल होगा एक जगह रुका होगा, यानी जो स्थिर आवेश है फर्स्ट कंडीशन, स्थिर जो आवेश होगा वो आपका क्या उत्पन्न करेगा ओनली केवल और केवल विद्युत क्षेत्र, लिखा रखा है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जो रुका हुआ है उसकी स्टडी किसमें होगी स्थिर वैद्युत की में होगी, और जो यानी मोशन में होगा गति में होगा उसकी होगी आपकी धारा वैद्युत की में, ठीक है। केवल विद्युत क्षेत्र या कौन से बल का अनुभव करता है केवल वैद्युत बल का अनुभव करता है। केवल किसका अनुभव करेगा वैद्युत बल का अनुभव करेगा। कौन सा चार्ज स्थिर आवेश, अगर एक जगह रुका हुआ है गति में नहीं है। दूसरा, अगर आवेश गति में होता है गतिशील है, यानी मूविंग चार्ज है, अगर गतिशील है, गतिशील में भी 2 कंडीशन बढ़ती है, या तो वह उसका वेग क्या है नियत है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन, क्या उसमें त्वरण आएगा नहीं आएगा, यानी उसका त्वरण कितना है 0, यानी वेलोसिटी यानी वेग क्या है नियत है, क्या है नियत यानी कांस्टेंट। जब वेग कांस्टेंट है तो बताओ उसका त्वरण कितना होगा 0 होगा, यानी उसे बोला जाएगा अत्वरित आवेश। जिसमें त्वरण नहीं है उसे क्या बोला जाएगा अत्वरित आवेश बोला जाएगा। और अत्वरित आवेश मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से पैरामीटर उत्पन्न करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या है चुंबकीय क्षेत्र, 2 पैरामीटर उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर गतिशील है, गतिशील में भी क्या है वेग क्या है नियत है, तो उसका त्वरण कितना आएगा 0, तो उसे क्या बोला जाएगा अत्वरित आवेश। अत्वरित आवेश कितने पैरामीटर उत्पन्न करता है 2, एक तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा क्या आएगा चुंबकीय क्षेत्र। यानी कौन कौन से बल का अनुभव करेगा, एक तो वैद्युत बल का अनुभव करेगा और दूसरा किसका अनुभव करेगा चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। तीसरी कंडीशन, गतिशील ही है लेकिन वेग नॉट इजिकल टू कांस्टेंट, वेग क्या है अनियत है, क्या है अनियत, यानी इसमें वेरिएशन हो रहा है
परिवर्तन हो रहा है, और वेग में जब परिवर्तन होता है तो क्या उसमें त्वरण आएगा नहीं आएगा? त्वरण आएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसमें त्वरण क्या होगा? प्रेजेंट होगा, यानी उपस्थित होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? त्वरित आवेश। क्या बोला जाएगा? त्वरित आवेश बोला जाएगा। त्वरित आवेश आपको पता है 3 पैरामीटर प्रोड्यूस करता है। एक तो होता है विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा क्या हो गई? एक अलग टाइप में मैंने बताया था जो विस्तार से कराया हुआ है आपको, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे रेडिएशन से, यानी ये किरणें होती हैं, तरंगे होती है, जब त्वरित आवेश के कारण, मैंने लिखाया था विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। यानी जहां विद्युत क्षेत्र भी होगा, विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर से। चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? बी वेक्टर से। तो यानी इन दोनों के परिवर्तन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। ये वे तरंगे होती हैं जो निर्वात में प्रकाश के वेग से गतिशील होती है। प्रकाश का वेग का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से जाती है, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, यथा जिनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। मैंने बहुत गुण लिखाए थे कि इनका मतलब ये संवेग भी रखती है, ऊर्जा भी रखती है। आगे जैसे टॉपिक आएगा वैसे और बताएंगे, लेकिन हाल फिलहाल आप क्या रखेंगे आवेश के बारे में? अगर स्थिर आवेश होता है, एक जगह रुका हुआ होता है, गतिशील नहीं होता, तो वो केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी केवल वैद्युत बल का अनुभव करेगा। अगर आवेश गतिशील है, गतिशील में 2 कंडीशन बनती है। अगर वेग क्या है? नियत है, जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसका त्वरण कितना आएगा? 0, यानी उसे क्या बोला जाएगा? अत्वरित आवेश बोला जाएगा। यानी अत्वरित आवेश कितने पैरामीटर उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर वेग कांस्टेंट नहीं है, अनियत है, तो उसे बोला उसमें त्वरण आएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? त्वरित आवेश। तो त्वरित आवेश 3 पैरामीटर प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात जो निर्वात में प्रकाश के वेग से क्या होती है? गतिशील होती है, जिनकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। 11th में डायग्राम बनवाया था मैंने आपको कि यहाँ से इस पे ये 3 एक्सिस हैं आपके, इस पर ई वेक्टर मान लीजिए, इस पर बी वेक्टर मान लीजिए, तो ये तीनों के परपेंडिकुलर जिस इस अक्ष पर क्या उत्पन्न होंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस टाइप में मैंने बनवाई थी आपको। ये क्या है आपकी? किसकी डायरेक्शन है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा। यहाँ बताया था ई वेक्टर, फिर क्या बताया था? बी वेक्टर, फिर क्या आएगा? ए वेक्टर। तो ये आपके अब एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर ऐड हो गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहले आधा पोर्शन हुआ करता था, अब के सेपरेट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, वहाँ इसकी डिटेल से बात करेंगे। तो ये आवेश जब स्थिर और गतिशील के बारे में आ गया, कौन कौन से पैरामीटर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एक बात और देख लेते हैं इसमें आप, कि इसमें देखते हैं इसका यूनिट, यानी इसका मात्रक, कि इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। तो देखिए सब्जेक्ट, आवेश का एसआई मात्रक तो आपको पता है, एसआई यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और मात्रक की बात करेंगे, एनसीईआरटी ने केवल एसआई यूनिट दिया है जो कूलाम होता है, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो देखिए आवेश का जो आवेश होता है उसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम होता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। वैसे आप जानते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा होती है आपकी आवेश बटे समय। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से, आवेश को क्यू से, समय को किससे? टी से। तो क्यू बराबर क्या होता है आपका? आई टी। हो गया क्यू बराबर आई टी। तो इसका आवेश का मात्रक निकालना है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर।
क्या होता है एम्पियर, और समय का क्या होता है सेकेंड। तो क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको मिलाकर कहते हैं अपन वही कूलाम। किससे डिनोट करते हैं सी से। इसका कहते हैं इसे MKS यूनिट, MKS यूनिट बोले, या इसका दूसरा नाम होता है प्रायोगिक मात्रक। क्या बोल सकते हैं इसे प्रायोगिक, क्योंकि विद्युत धारा है वो एम्पियर में मापी जाती है और समय किस में मापा जाता है सेकेंड में। तो ये एम्पियर इंटू सेकेंड इसका क्या हो जाएगा प्रायोगिक मात्रक बोले या MKS मात्रक बोले। क्लियर है। नेक्स्ट CGS मात्रक की बात करें। CGS मात्रक होता है इसका ESU यानी स्टेट कूलाम। क्या होता है स्टेट कूलाम। ESU बोले या क्या बोले स्टेट कूलाम बोले, या इसको भी कहते हैं फ्रैंकलिन। क्या कहते हैं फ्रैंकलिन। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या होता है फ्रैंकलिन आवेश का क्या होता है सबसे छोटा मात्रक होता है। यानी ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, देखो स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा स्थिर, इलेक्ट्रो का मतलब वैद्युत, और यूनिट का मतलब क्या होगा इकाई, यानी स्थिर वैद्युत इकाई। इकाई ठीक है। और एक कूलाम इजिकल टू होता है आपका 3 × 10⁹ ESU। ये इनमें रिलेशन होता है। ठीक है। CGS यूनिट स्टेट कूलाम बोले, ESU बोले या फ्रैंकलिन बोले। अन्य मात्रक क्या होता है, अन्य मात्रक होता है इसका EMU। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। देखो इलेक्ट्रो का मतलब वैद्युत, मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, और यूनिट का मतलब इकाई। तो क्या हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय इकाई। वैद्युत चुंबकीय इकाई। तीनों में रिलेशन देखना है तो तीनों में रिलेशन क्या होता है, एक कूलाम इजिकल टू 3 × 10⁹ ESU इजिकल टू 1/10 EMU। ये तीनों में रिलेशन होता है। ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है इसका फैराडे। क्या होता है फैराडे। ध्यान रखना फैराड अलग होता है, फैराडे अलग होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे होता है। और एक फैराडे इजिकल टू होता है 96,500 कूलाम। यह आवेश के मात्रक के बारे में बात हो गई। तो आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है NCERT अकॉर्डिंग कूलाम इतना दिया है। प्रैक्टिकली मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा, जो MKS भी बोल सकते। CGS मात्रक क्या होता है ESU, या क्या हो जाएगा स्टेट कूलाम, या क्या हो जाएगा फ्रैंकलिन हो जाएगा, जो सबसे छोटा मात्रक होता है। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट यानी स्थिर वैद्युत इकाई। एक कूलाम इजिकल टू 3 × 10⁹ ESU। अन्य मात्रक की बात करें तो EMU हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी वैद्युत चुंबकीय इकाई। तीनों में रिलेशन ये होता है, एक कूलाम में इतने ESU और इतने EMU होते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे होता है। ठीक है। एक फैराडे बराबर 96,000 क्या होगा 500 कूलाम। विमा की बात करें तो विमा आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर क्या होता है IT। तो देखिए I का तो क्या हो जाएगा एम्पियर, और टाइम का क्या हो जाएगा कैपिटल T। तो उसको भी बॉक्स में बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा ET। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी AT, या कैसे लिख सकते हैं M0 L0 T1 A1 ये लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपका आवेश के बारे में बेसिक मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके गुण पढ़ेंगे, इसके गुण क्या होते हैं। तो देखिए फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ से, कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के जो अन्योन क्रियाएं होती हैं, जो फिनोमेना वो शो करता है, बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है, वैद्युत बल लगता है, इन सब की स्टडी किसके अंतर्गत होगी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत होगी। ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश मेन पोर्शन है। तो आवेश क्या होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वह अन्य पदार्थ की उपस्थिति में
अन्य वस्तु की उपस्थिति में बल का क्या करता है, अनुभव करता है, या जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आवेश होता है वो दो टाइप का होता है, एक धनावेश होता है, एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है तो वस्तु धनावेशित, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो वस्तु ऋणावेशित। अगर दोनों बराबर है तो क्या है, उदासीन है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो वो धनावेशित बनेगी, अगर इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रही है, ग्रहण कर रही है, तो क्या बनेगी, ऋणावेशित बनेगी। क्लियर। इसके बारे में मैंने बताया आपको कि स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील में दो कंडीशन थी कि एक तो क्या था आपका कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है आपका, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। और गतिशील में अगर उसका वेग क्या है, नियत है, वेग क्या है, नियत, वेग नियत होता है तो उसमें त्वरण कितना आएगा, 0, तो वो अत्वरित होगा, वो विद्युत क्षेत्र और क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर जिसका वेग नियत नहीं है, अनियत है, क्या है, अनियत, तो वो क्या करेगा, आपका 3 पैरामीटर प्रोड्यूस करता है, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो निर्वात में प्रकाश के वेग से गतिशील होती हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने बात करी आपकी इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या है इसका, ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है, सी से डिनोट करते हैं। प्रैक्टिकली मात्रक एम्पेयर इंटू सेकेंड होता है, जो एमकेएस भी बोल सकते हैं। सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका, ईएसयू यानी स्टेट कूलाम होता है, या फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। ठीक है। अन्य मात्रक की बात करें तो ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी विद्युत चुम्बकीय इकाई। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,000 क्या होता है, 500 कूलाम होता है। विमा आपको निकलवाई दी, विमा क्या होती है, ए और क्या होती है, टी, एक बॉक्स में बंद कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें अपन पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, इसके क्या गुण होते हैं, क्या आकर्षण गुण होता है, प्रतिकर्षण होता है। कहते हैं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें अपन इसके गुण पढ़ेंगे, और गुण के बारे में भी आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, क्वांटाइजेशन है, और क्या है आपका कंजर्वेशन है, और एडिटिविटी है यानी योज्यता है। इन सब के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये बात नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे। थैंक यू सो मच।